नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। नागार्जुन की एक और कविता लेकर मैं उपस्थित हूँ। कविता है बादल को घिरते देखा। ऐसा माना जाता है कि इस कविता का जो प्रकाशन वो युग धारा में हुआ और 1940 में यह कविता लिखी गई। यह कविता अपने आप में एक अलग कविता है। नागार्जुन समान रूप से हिंदी, मैथिली और संस्कृत में लिखते थे। हिंदी में तो नागार्जुन के नाम से लिखते थे, मैथिली में यात्री नाम से लिखते थे और संस्कृत में ऐसा मैंने सुना है कि चाणक्य उपनाम से संस्कृत में भी लिखा करते थे। इसकी भाषा बड़ी संस्कृतनिष्ठ है। आपने अभी बहुत, मुझे लगता है कि अकाल और उसके बाद में कविता हमने पढ़ी है, शासन की बंदूक हमने पढ़ी है, खुरदरे पैर हमने पढ़ी है, और भी हम कविताओं के बारे में, नागार्जुन की कविताओं के बारे में, हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर भी कोई दो चार उदाहरण की चर्चा की होगी। इसकी भाषा बहुत अलग है, इस कविता का मिजाज थोड़ा अलग है। ये कविता हिमालय के लिए लेकर लिखी गई है। हिमालय सभी कवियों के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र रहा है। चाहे वो, मुझे लगता है, दक्षिणी भारत का कवि हो, फिर भी वो हिमालय के बारे में सोचता है। वो इतना दिव्य, इतना महान, इतना अभिभूत कर देने वाला है कि उसको लेकर बहुत सारी कल्पनाएं कवियों के मन में उमड़ती रहती है। तो कवि कहता है कि मैंने हिमालय में बादल को घिरते देखा है, और वहां और क्या क्या देखा है। बादल को घिरते देखा तो एक शुरुआत है, और भी बहुत कुछ देखा है। तो यहाँ एक तो संस्कृत निष्ठ भाषा है इसकी, प्रकृति वर्णन, और यहाँ बादल का मानवीकरण है, यहाँ प्रकृति का मानवीकरण है। यह कविता उतनी प्रगतिवादी नहीं है जैसे कि नागार्जुन जाने जाते हैं। शासन की बंदूक और इसमें बहुत अंतर है। यहाँ कोयल आम के बोर पर ही कूक रही है, यहाँ जले ठूंठ पर नहीं कूकती है। ठीक है। अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अमल जिसमें मल नहीं हो, अमल यानी स्वच्छ, धवल यानी श्वेत, गिरी यानी पर्वत, शिखर चोटियों पर। पर्वत की चोटियां कैसी है? स्वच्छ और सफेद। स्वच्छ और सफेद इसलिए क्योंकि बर्फ गिरी हुई है। बर्फ पे कौन सा दाग होगा, कौन सा मैल होता है। और बादल को घिरते हुए देखा, मैंने मंडराते हुए देखा। पहाड़ों की चोटियों पर बादल वहीं रहता है। आप पहाड़ों पे जाएंगे तो बादल आपके साथ साथ चलेगा, कभी आपकी जीप में भी घुस जाएगा। तो इसीलिए नागार्जुन कहते हैं कि सफेद और स्वच्छ चोटियों पर मैंने बादल को घिरते हुए देखा। हम इसका एकदम अभिधात्मक अर्थ निकालेंगे, अभिधात्मक ही निकालना। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन, तुहिन का मतलब है बर्फीले, है ना, बर्फ से युक्त यानी बर्फीले। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा। बर्फ जब पड़ती है तो ओस की बूंदे जो आती है, बर्फीले जो कण आते हैं, बर्फीले जो कण आते हैं, ठीक है। मान सरोवर, वहां पे एक झील है और उसके जो कमल हैं वह स्वर्णिम है। स्वर्णिम कैसे हो जाते हैं? हमें कल्पना करनी चाहिए थोड़ी सी, मुझे लगता है कि या तो सूर्योदय का समय या सूर्यास्त का समय। और मानसरोवर के जो कमल है वो सूर्य की आभा के कारण स्वर्णिम हो गए हैं, और उन स्वर्णिम कमलों पर बर्फ के छोटे छोटे कण वो गिर रहे, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, छोटे छोटे मोती जैसे बर्फ के शीतल कणों को, बर्फीले कणों को मान सरोवर के उन सुनहरी कमलों पर मैंने गिरते हुए देखा है, मैंने बादल को घिरते हुए देखा है। एक एक बंद में एक एक बात पढ़ेंगे। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आ आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा। इसके बाद में कवि ने क्या देखा है? हंसों को तैरते हुए देखा है। कहां देखा है? बहुत सारी झीलें हैं। देखो, नैरेटिव है इस कविता में, एक प्रकार से वर्णन है, ब्यौरा है। तुंग यानी ऊंचे, हिमालय के कंधों पर, कंधों का मतलब क्या है? देखो, एक बहुत बड़ी चोटी है जैसे ये, है ना, ये शिखर है। शिखर से पहले भी यहां यहां कोई झील हो सकती है, यहां कोई झील हो सकती है, तो उसको माना गया फिर कंधों की झील। तुंग हिमालय, ऊंचे हिमालय के कंधों पर यानी चोटी से थोड़ा नीचे छोटी बड़ी कई झीलें हैं, छोटी बड़ी बहुत सारी झीलें हैं। उनके, उन झीलों के श्यामल नीले रंग के, नील, श्यामल और नील यानी काले और नीले रंग के सलिल जल में
हंसों को तीरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। इन दो लाइनों का अर्थ है कि ऊंचे हिमालय के कंधों पर यानी चोटी के नीचे थोड़ा सा आकर वहां छोटी बड़ी कई झीलें हैं, और वहां उन झीलों के काले और नीले जल में, यानी हरे भरे नीले जल में, जो शैवाल के कारण जल जो हरा भरा हो जाता है, उस जल में मैंने हंसों को तैरते हुए देखा है। हंस कहां से आए? समतल देशों से आकर, वो मैदानों से आए हैं। पावस की उम्मत से आकुल, मैदानों से यहां क्यों आ गए? मैदानों से यहां क्यों आ गए? क्योंकि जब वर्षा ऋतु आती है तो वहां भयंकर, पावस का मतलब वर्षा ऋतु, और वहां भयंकर गर्मी हो जाती है, वर्षा ऋतु में उमस हो जाती है, उससे बड़े बेचैन हो जाते हैं। और यहां अगर क्या करते हैं, तिक्त यानी कड़वे, मधुर यानी मीठे, विष तंतु यानी कमल नाल या खोजते। तो मैंने उन झीलों में कई ऐसे हंसों को देखा है जो मैदानों से आए हैं और गर्मी की प्यास से, गर्मी की उमस से व्याकुल होकर यहाँ कड़वे मीठे कमल नाल खोजते रहते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे हंसों को यहाँ तीरते हुए देखा है। और कहाँ देखा है? ऐसी छोटी बड़ी कई झीलों में जो हिमालय से चोटी से थोड़ा सा नीचे है। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बहरा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकवई का, बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, शेवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। चकवा और चकवी ऐसे पक्षी हैं जिनको रात में बिछड़ना है और फिर वो सुबह मिलते हैं। सुबह मिलते हैं तो बड़ा वो एकदम मतलब एक दूसरे से मिलते हैं, बड़ी खुशी में आवाजें करते हैं। उसी बात का वर्णन किया है। पहली 4 पंक्तियों में कवि वातावरण का वर्णन करता है। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, बसंत ऋतु थी, प्रातः काल का समय था, इसको बोलते हैं नैरेटिव। मंद मंद था अनिल बहरा, मंद मंद वायु बह रही थी। बालारुण, अरुण का मतलब सूर्य, और बाल अरुण यानी जो अभी अभी उदय हुआ है वो सूर्य, वो बाल अरुण कहलाता है। कि मृदु किरणें थी, सूर्य की किरणें यूं तो प्रचंड हो जाती, अगर प्रचंड हो तो शरीर को मतलब एक प्रकार से तकलीफ देती, लेकिन प्रातः काल की जो किरणें हैं वो मीठी लगती है, अच्छी लगती है, मधुर लगती है। तो बालारुण की मृदु किरणें थी, प्रातः काल के सूर्य की जो अभी अभी उदय हुआ उसकी मधुर किरणें थी, क्योंकि वो अच्छी लगती है। और अगल बगल और आसपास स्वर्णाभ, सुनहरी आभा वाले, स्वर्ण प्लस आभ, आभ यानी आभा, सुनहरी आभा वाले शिखर थे यानी चोटियां थी, क्योंकि सभी चोटियां बर्फ से ढकी हुई थी और सभी चोटियां जो बर्फ से ढकी हुई थी उन पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा था, इसलिए वो स्वर्णाभ शिखर थे, सोने की आभा वाले शिखर थे। यह वातावरण था, तब की बात है जब ऐसा हो रहा था। आगे हुआ क्या? एक दूसरे से विरहित हो, एक दूसरे से अलग अलग होकर सारी रात बितानी होती। एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको, एक दूसरे से विरही होकर अलग अलग रहकर जिनको सारी रात बितानी होती, जिनको सारी रात बितानी होती है। निशा काल के चिर अभिशापित, निशा काल रात्रि काल में, चिर अभिशापित लंबे समय से इनको श्राप मिला हुआ कि रात्रि काल में उनको बिछड़ के अलग अलग रहना होगा। बेबस उन चकवा चकवी का, वे चकवा चकवी जो पूरी रात बेबसी से एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। बंद हुआ क्रंदन, उनका क्रंदना बंद हो गया है क्योंकि अब सुप्रभात है, उनका क्रंदन बंद हुआ है। फिर उनमें उनका रोना बंद हो गया है क्योंकि रात बीत चुकी है। फिर उनमें क्या होता है? फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, उस महान मान सरोवर तालाब के किनारे शेवालों यानी शेवाले घास है, हरी दरी, शेवालों घास की जो हरी लंबी पट्टी बिछी हुई है, उस दरी पर प्रणय कलह, प्रेम की कलह, प्रेम का झगड़ा, प्रणय कलह। प्रणय कलह का मतलब क्या होता है? प्रेम की कलह, यानी आपस में वो नोक झोंक कर रहे हैं। जैसे मतलब कई बार कुत्ते आपस में एक दूसरे को काटते हैं प्रेम से, है ना, एक दूसरे को मतलब मुंह में भर लेते हैं, उसकी पूंछ आदि, टांग आदि, ऐसे उसको प्रणय कलह बोला जा सकता है। प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो यहाँ बात तो चकवा चकवी के प्रातः काल के मिलन की है, जो सारी रात से बिछड़े हुए थे। थोड़ा सा वातावरण का जिक्र भी कर दिया है। दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा। दुर्गम बर्फानी घाटी है,
दुर्गम का मतलब है जहां जाना बहुत मुश्किल हो। बर्फानी घाटियां, बर्फीली घाटियों में, शत, सैकड़ों, सहस्र, हजार फुट ऊंचाई पर, इतनी ऊंचाइयों पर ऐसी घाटियां हैं। और वहां एक हिरण है ना, किसको? कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। क्या देखा है अब कभी ने? कस्तूरी मृग वो होता है जिसकी नाभि से खुशबू आती है, लेकिन उसको ये पता नहीं होता है कि वो खुशबू उसकी नाभि से आती है। वो ढूंढता रहता है ना, भटकता रहता है, और उसको जब नहीं मिलती है तो उसको अपने आप पे चिढ़ता है ना, उसको गुस्सा आता है। तो कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, अपने पर गुस्सा करते देखा है। कैसे? कहां है वो कस्तूरी मृग? दुर्गम बर्फानी घाटियों में, सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर, अलख नाभि से उठने वाले, अलख नाभि से उठने वाले हैं। मतलब कस्तूरी जो सुगंध उठती है वो उसकी नाभि से उठती है, लेकिन उसको दिखाई नहीं देती। अलख जो दिखाई नहीं दे। एक बात तो ये भी मुझे लगता है शायद ये कवियों की कल्पना हो, पता नहीं ऐसा मृग है कि नहीं है। डेटा फैक्ट अलग प्रकार की चीजों हो सकती है, लेकिन अलख नाभि से उठने वाले, निज के ही अपने ही उन्मादक मस्त कर देने वाले परिमल सुगंध के पीछे धावित हो होकर, दौड़ दौड़ कर, तरल, बड़े विनम्र स्वभाव वाले तरुण युवा कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। मैंने देखा है कि दुर्गम बर्फानी घाटियों में, सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर, एक ऐसा मृग जिसकी नाभि में कस्तूरी मृग की कस्तूरी गंध उठती है, और वह अपनी ही नाभि से उठने वाले गंध के पीछे दौड़ता है। ऐसा युवक, ऐसे तरल स्वभाव वाला, ऐसे तरल का मतलब क्या कहेंगे अपने मतलब उसको विनम्र तो क्या कहेंगे, तरल का मतलब जैसे मधुर स्वभाव हो, जिसका बहुत भावुक हो, है ना, उसको हम तरल कह सकते हैं। स्वभाव कैसे लिक्विड होगा किसी का। तो ऐसे तरुण, ऐसे युवा मृग को अपने पर ही मैंने गुस्सा करते हुए देखा है, बादल को घिरते देखा है। कहां गया धनपति कुबेर वह, कहां गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर। जाने दो वह कवि कल्पित था, जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानील से गर्ज गर्ज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। देखो यहां कालिदास ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था मेघदूत, और मेघ का मतलब होता है बादल, और दूत का मतलब होता है संदेशवाहक। तो मेघदूत का जो मुख्य पात्र है उसका नाम है यक्ष। यक्ष जो यक्षिणी से बिछड़ गया है किसी श्राप के कारण, और उसे शाप के कारण वह उस यक्षिणी से मिल नहीं सकता, तो वह अपनी प्रेमिका के लिए संदेश भेजना चाहता है। यहाँ पे यक्ष विरही है और यक्ष अपनी प्रेमिका के पास एक संदेश भेजना चाहता है, तो किसके माध्यम से भेजे? तो बादल के माध्यम से वह संदेश भेजता है। वह अपना संदेश बादल को कहता है, क्योंकि हिमालय पे बादल है, बादल वहीं घूमते हैं आसपास। तो यक्ष बादल को ही अपना संदेश वाहक बनाता है। तब वो पूछते हैं, है ना, और ये बात कुबेर का नागरिक था यक्ष। तब वो कहता है कहां गया धनपति कुबेर वह। अब ये इतनी बात तो असल में इतनी बातों में कह रहा है कि मैंने जो नहीं देखा, इसका मैंने जिक्र तो सुना था लेकिन मैंने हिमालय में इसको देखा, ये कहना चाहता है कवि। इसकी चर्चा मैंने सुनी है कालिदास को ठीक ठीक। कालिदास के बारे में एक कविता और भी लिखी है, कालिदास सच सच बतलाना, ये भी नागार्जुन की कविता। तो ये मैंने पढ़ा है लेकिन मुझे वो नहीं मिला हिमालय में। तो वो कहते हैं कि कहां गया धनपति कुबेर वह, कि वह धन का मालिक कुबेर कहां गया जिसका जिक्र कालिदास ने किया कि यहां उसकी नगरी हुआ करती थी। कहां गई उसकी वह अलका, अलका उसकी नगरी का नाम है, कुबेर की नगरी का नाम। तो अलका नगरी कहां चली गई? नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। व्योम प्रवाही आकाश में बहने वाली गंगा नदी जिसका जिक्र कालिदास ने किया, उसका कोई ठिकाना यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं देता। और ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर। वो बादल जिसको यक्ष ने दूत बनाया था, मैंने उसको बहुत ढूंढा लेकिन उसका कहीं मुझे पता नहीं लगा। कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा ना यहीं पर। हो सकता है वह छाया में बादल यहीं बरस पड़ा हो। यक्ष भी पागल था जिसने बादल को संदेश बना के भेजा, बादल तो वहीं बरस गया, कौन संदेश लेके जाया हो। जाने दो, उसको छोड़ो, वह कवि कल्पित था, वह कविता की कल्पना थी, वो तो कवि कल्पित था। मैंने क्या देखा है? मैंने देखा है बादलों का आपस में गर्जना करना।
कहां तो प्रेम का संदेश ले जाने वाले बादल और कहां आपस में योद्धा की तरह युद्ध करने वाले बादल। तो कवि कहता है, कालिदास ने कल्पना की थी कि प्रेम का संदेश ले जाने वाला बादल है ना, एक मधुरता, और मैंने तो देखा इनको आपस में लड़ते। मैंने तो भीषण जाड़ों में, भयंकर सर्दियों में, नभ चुंबी आकाश को चूमने वाले कैलाश शीर्ष पर, कैलाश पर्वत की चोटी पर महामेघ, बहुत बड़े बादल को झंझानील से, तूफान से गर्ज गर्ज कर भिड़ते हुए, लड़ते हुए देखा है। मैंने तो यह देखा कि कैलाश पर्वत के ऊपर की चोटी पर भयंकर सर्दियों के अंदर बहुत बड़ा बादल तूफान से लड़ रहा है। मैंने तो नहीं सुना कोई बादल प्रेम का संदेश लेके जाता है क्या, मुझे इसका आइडिया नहीं। शत शत निर्झर निर्झरणी कल, मुखरित देवदारू कानन में, शोणित धवल भोजपत्र से छाई हुई कुटी के भीतर, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले, शंख सरीखे सुघड़ गलों में, कानों में कुबले लटकाए, शतदल लाल कमल वेणी में, रजत रचित मणिखचित कला में, पान पात्र द्राक्षास्व पूरत रखे सामने, अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर, नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरारुण आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को बंसी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ये किसको देखा है? यहां से देखो, किन्नर किन्नरियों को देखा है। किन्नर यक्ष को ही कहते हैं हमारे यहाँ। किन्नर तीसरी जो तीसरा लिंग है उसको कहते हैं। लेकिन किन्नर उस समय, किन्नर एक प्रजाति है जो न मनुष्य न देवता, बीच की प्रजाति को किन्नर कहा जाता है। तो किन्नर किन्नरियों को देखा है। किन्नर किन्नरी असल में संगीत के प्रेमी हैं, सुरा सुंदरी के भी प्रेमी हैं, बड़े मस्त रह रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है शुरुआत में देखो, शत शत निर्झर निर्झरणी, शत शत सैकड़ों 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 निर्झर झरने और निर्झरणी नदियां, कल आवाज मुखरित, वो आवाजें हो रही है देवदारू कानन में। एक लाइन का अर्थ कर लेते हैं पहले। वो ऐसा देवदारू का जंगल है, देवदारू एक पेड़ का नाम है, वह ऐसा देवदारू का जंगल है जिसमें सैकड़ों झरनों और नदियों की आवाजें हो रही है, और वहां कुटिया छाई हुई है, शोणित लाल रंग, शोणित रक्त को कहते हैं लेकिन यहां लाल रंग, धवल सफेद भोजपत्र से छाई हुई कुटी के भीतर वो यक्ष और यक्षिणी सफेद और लाल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर बैठे हुए, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे। कुंतल का मतलब उनके बाल, उन्होंने अपने बालों को सजा रखा है रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे। इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुघड़ गलों में, शंख के समान सुंदर कंठ में, उपमा अलंकार, इन्होंने इंद्रनील की माला डाल रखी। किसने? किन्नर और किन्नरियों ने। कानों में कुवलिया लटकाए, कुवलिया नीलकमल को कहते हैं, कानों में नीलकमल लटका रखे हैं, और शतदल लाल, और शतदल सैकड़ों पत्तों वाले लाल कमल वेणी में, चोटी में लगा रखे। कानों में नीला कमल है और लाल कमल है, वो सैकड़ों पत्तों वाला लाल कमल है, वो चोटी में लटका रखा है। रजत रचित मणि खच्चित कला में, पान पात्र रक्षा स्वपुरुत। पान पात्र का मतलब है जिसमें डालकर पिया जाए ऐसा पात्र है, जिसको बोलेंगे जाम, प्याला जिसमें मदिरा पी जाती है। लेकिन इसका प्याला, किन्नर किन्नरियों का प्याला कोई सामान्य नहीं है, रजत रचित, चांदी का बना हुआ है, मणि खच्चित, और मणि आदि उसमें जड़े हुए, खच्चित यानी उसमें जड़े हुए, कलामय, कलामय है ये, कलायम नहीं है, कलामय, रजत रचित चांदी का बना हुआ है, मणि खच्चित मणियां उसमें जड़ी हुई है, कलामय ऐसा पान पात्र द्राक्षास्व। देखो द्राक्षा का मतलब है द्राक्षा, और आसव का मतलब है रस, और द्राक्षा का मतलब है दाख, जिसको हमारे दाख बोलते हैं, जिसको किशमिश भी कह सकते हैं। तो द्राक्षा का आस्व, द्राक्षा का रस, दाख का रस,
यानी शराब, दारू दाखा री मारे छैल भवर थोड़ी थोड़ी प्याजे, है ना। तो इस पूरी पंक्ति का अर्थ क्या है? ऐसा पान पात्र, ऐसा मदिरा पात्र जो चांदी का बना हुआ है, मणि से, जो मणिया जिसमें जड़ी हुई, ऐसा कलामय पात्र शराब से भरा हुआ है, द्राक्षा के आसव से भरा हुआ है, पूरी यानी भरा हुआ, रखे सामने अपने अपने, सब ने अपने अपने सामने छोड़ रखा है। और किस पे छोड़ रखा है? लोहित चंदन की त्रिपदी पर। लोहित लाल, चंदन यानी चंदन, त्रिपदी यानी तिपाई। त्रिपदी जिसके 3 पैर, तिपाई। तो चंदन की तिपाई पर, लाल चंदन की तिपाई पर अपने सामने रख रखे हैं क्या? वो जाम, वो प्याले जो द्राक्षा के आसों से भरे हुए। और नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे। और बैठे किस पे? आसन उनका कैसा है? नरम, कोमल, निदाग जिसमें कोई दाग नहीं है, बाल कस्तूरी मृग, ऐसे छोटे कस्तूरी मृग की जो खाल है उस पर पालथी मार के बैठे। पत्थी नहीं है ये, पलथी, पलथी मारे। मदिरारुण, मदिरा से जिनके अरुण हो गए हैं, मदिरा पी के जिनकी आंखें लाल हो गई है, आंखों वाले, मदिरारुण आंखों वाले, जिनकी मदिरा पीने से आंखें जिनकी लाल हो गई है, उन उन्मद मस्त किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को, उनकी मधुर और मनोरम अंगुलियों को बंसी पर फिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। ऐसे वो दारू पीते और बंसी बजाते हैं, उनको मैंने देखा है हिमालय में, ये कवि कहता है। कालिदास सच सच बतलाना, ये कविता अपनी आगे पढ़ेंगे।